स्टार्ट करते हैं पेपर। SBL स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर। स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर सर क्या माइंड में आता है नाम को देखते हुए कि पेपर क्या हो सकता है? लीडरशिप के बारे में होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में होगा, रिस्क के बारे में होगा, रेशियोज भी हो सकती हैं। सर क्या हो सकता है पेपर स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर? हाँ, रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड हो सकती हैं। मतलब नाम को देखते हुए स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर आपको समझ आता है, रिपोर्ट्स वगैरह होंगी इसके अंदर। बिजनेस को लीड करने के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग, बिजनेस को लीड करने के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। कहीं पर हमने बचपन में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के कोई 3 लेवल्स हैं, ऐसी बात है? एक स्ट्रेटजिक लेवल है, एक टेक्टिकल लेवल है और एक ऑपरेशनल लेवल है। पढ़ा हमने ये। स्ट्रेटजिक लेवल पे टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, क्या ख्याल है? जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज कंपनी की प्रिपेयर की जाती है। लॉन्ग टर्म मीन 3 to 5 ईयर आर मोर प्लानिंग होती है। टेक्निकल लेवल पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लाइक ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑपरेशन लेवल पे डे टू डे प्लानिंग या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, या डेली रिपोर्ट सेल की, स्टॉक की, वो प्रोड्यूस की जाती है। ऐसी बात है, क्या ख्याल है? यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे मिडल मैनेजमेंट और यहाँ पे लोअर मैनेजमेंट। अब इस पेपर का नाम उसने क्या रखा? स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर। जिसमें इस लेवल की बातें होंगी, स्ट्रेटजिक लेवल की, मीन बिजनेस लीडर जो हैं स्ट्रेटजिक लेवल के, उनके बारे में बातें होंगी कि कैसे वो लीडर डेवलप करना है, कैसे वो लीडर की स्किल्स आपके अंदर डेवलप करनी है, मीन आपको कैसे कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लेके जाना है। मीन ACCA से अगर ये पेपर हम निकाल दें, ACCA से अगर ये पेपर आप निकाल दें तो पीछे सारी की सारी बात जाती है अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। ऐसी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चलो उसके साथ अकाउंटिंग में टैक्स भी आता है तो वो भी आप लोगों को सिखा दिया। ठीक हो गया, ऐसी बातें थी, या ऑडिटिंग भी आ गई। मीन ये पेपर इंक्लूड करने का मकसद क्या है कि आपको वो जो नीचे अकाउंटेंट मीन मुंशी लेवल है, अकाउंटेंट क्या है? मुंशी लेवल, वहाँ से आपको टॉप मैनेजमेंट लेवल पर लाया जा सके, स्ट्रेटजिक लेवल पे लाया जा सके। मीन ये पेपर निकाल दें तो आप टॉप मैनेजमेंट पे नहीं पहुंच सकते, MBA को प्रेफरेंस दी जाएगी आप लोगों के ऊपर। लेकिन इस पेपर से क्या होगा, आपके पास वो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन, वो सारे नॉलेज के साथ साथ क्या मैनेजमेंट की स्किल्स भी आ जाएंगी। मीन आप लीडरशिप में भी आ सकते हो। तो स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर मेनली है कि आपके अंदर वो स्ट्रेटजिक लेवल की बिजनेस लीडरशिप की स्किल्स जो है वो डेवलप करना बेसिकली मेन मकसद है इस पेपर का, ताकि ACCAs को टॉप मैनेजमेंट पे भी लाया जा सके। ACCAs की जो वर्थ है वो इस पेपर से क्या होगी, थोड़ी ब्रॉडन होगी। पास में इस पेपर की जगह पे 2 पेपर होते थे, एक P1 होता था और एक P3 होता था। इन दोनों पेपर को मर्ज करके उन्होंने बना दिया स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर। मीन P1 का सारा सिलेबस इस पेपर में डाल दिया, P3 का सारा सिलेबस इस पेपर में डाल दिया, साथ लीडरशिप की कुछ चीज़ें जो हैं वो दोनों पेपर में नहीं थी, वो एक और चैप्टर साथ मिलाया और मिला के क्या बना दिया, स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर एक पेपर बना दिया। मीन P1 भी सारा इसके अंदर, P3 भी सारा इसके अंदर, और लीडरशिप एक एरिया और साथ ऐड करके स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर एक बड़ा पेपर बना दिया। और एज कम्पेयर टू P1 P3 अब पास करना थोड़ा इजी हो गया। मीन वो 2 पेपर पास करना होते थे थ्योरी के, अब एक ही पेपर पास करना है थ्योरी का। उन दोनों पेपरों में टाइम का बड़ा इशू होता था, पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं होता था। लेकिन इसमें 4 घंटे का पेपर कर दिया, टाइम आपके पास बढ़ा दिया। अब टाइम का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर इस पेपर में। प्रेशर किस चीज़ का है? नॉलेज का, या फिर एनालिसिस का, या फिर आपकी राइटिंग का। टाइम प्रेशर खत्म हो गया। P1 जो पेपर था उसका नाम था गवर्नेंस, रिस्क एंड एथिक्स। गवर्नेंस,
रिस्क एंड एथिक्स मीन कोई 3 एरियाज है उसमें. गवर्नेंस मीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिटर, रिस्क सिस्टम कंपनी का, और एथिक्स मीन कोड्स ऑफ एथिक्स, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस, और कुछ और एरियाज थे. वो इस पेपर में डाल दिए उसने. P3 जो पेपर है उसका नाम था बिजनेस एनालिसिस. बिजनेस एनालिसिस मीन बिजनेस को कैसे एनालाइज करना है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसके अंदर कि स्ट्रेटजीज कैसे प्रिपेयर करनी है. तो वो एरिया उसने इसके अंदर डाल दिया. साथ उसके क्या किया, उसने ऐड कर दिया क्या, कुछ लीडरशिप से रिलेटेड छोटी सी नई बातें, एक चैप्टर वो, और ये मिला के हमारा SBL पेपर बन जाएगा. तो हमें क्या करना है, ये भी कवर करना है सारा, ये भी कवर करना है, एनालिसिस भी, और उसके बाद लीडरशिप भी कवर करना है. साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे क्वेश्चंस की हर टॉपिक वाइज, और उसके बाद हम एंड पे जाके केस स्टडीज़ इसकी कवर करने के काबिल बनेंगे. मीन पेपर की अगर हम बात करें, पेपर में क्या है, 100 मार्क्स का पेपर है, और कितने क्वेश्चन हैं, एक ही केस स्टडी क्वेश्चन है. एक ही क्वेश्चन है पेपर में. एक बहुत बड़ी केस स्टडी है हमारे पास 100 मार्क्स की. इनफैक्ट उसमें क्या होंगे, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, डिफरेंट एग्जिबिट, डिफरेंट एरियाज होंगे उस केस स्टडी के. कोई 10 नंबर का पार्ट होगा, कोई 4 नंबर का पार्ट होगा, कोई 6 नंबर, कोई 8, कोई 12 नंबर का, और हमें साथ इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अटैम्प्ट करना है. जिसमें क्या है, 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं. किस चीज़ से रिलेटेड, आपके आंसर में जो आप लिख रहे हो आपकी टोन से रिलेटेड, कि आप टोन कैसे अडॉप्ट कर रहे हो. बीइंग अ चेयरमैन आपको लिखना है, बीइंग अ कंसल्टेंट आपको लिखना है, बीइंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको लिखना है, बीइंग असिस्टेंट आपको लिखना है. तो वो टोन आपने क्या अडॉप्ट करनी है, मीन आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप जो लिख रहे हो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. कुछ मार्क्स इस चीज़ के हैं, कुछ जगह पे वो कहता है जी आपने लेटर लिखना है, आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने मेमोरेंडम लिखना है, नहीं आपने स्लाइड्स बनानी है. तो उन चीज़ों के भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं. लेकिन मेनली जो मार्क्स हैं वो किस चीज़ के हैं, आपकी राइटिंग की क्वालिटी की, आपकी टोन की, जो आप लिखते वक्त अडॉप्ट कर रहे हो, जो हम थ्रू आउट सिलेबस साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो वहाँ से अडॉप्ट करते चले जाएंगे. आप कैसे आंसर दे रहे हो, हेडिंग बना के या छोटे छोटे पैराग्राफ में सेपरेट हर पॉइंट को कैसे लिख रहे हो, ये भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं. जैसे कि 3 बातें एक ही पैराग्राफ में कर दी, पूरा पेज भर दिया, नहीं, आपने क्या किया, तीनों बातों से रिलेटेड छोटे छोटे 3 पैराग्राफ एक पेज पे बनाए. तो ये क्या है, इस चीज़ के भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं. क्लैरिटी ऑफ आंसर आप कैसे दे रहे हो. बाकी 80 मार्क्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, जो आपने नॉलेज क्वेश्चन पे अप्लाई करते हुए आंसर देने. और आपके पास टाइम कितना है, 4 आवर्स. जब 3 घंटे का पेपर होता था तब भी 100 मार्क्स का ही आपने अटैम्प्ट करना होता था, ऐसी बात थी. क्या ख्याल है, आप क्या करते थे, एक मार्क के लिए 1.8 मिनट एलोकेट करते थे. अब अगर 80 मार्क्स हैं, बाकी 20 तो हैं प्रोफेशनल. 80 हो गया, 1 घंटा रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम आ गया. अब इसमें 4 घंटों में उन्होंने कहा जी कि 1 घंटा आपका रीडिंग टाइम है, 3 घंटे आपने लिखना है. क्या ख्याल है, वो जो 1 घंटा रीडिंग टाइम है वो भी अब ACCA नहीं कहता कि आपने सिर्फ रीडिंग ही करनी है. AC आपको 4 घंटे देता है, भाई इसमें रीड भी कर लो, इसमें जो मर्जी कर लो. हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड पे जाके कुछ केस स्टडीज़, 7-8 केस स्टडीज़ हम कवर करेंगे, और वो कवर करने के बाद हमारा रीडिंग टाइम जो है केस स्टडी का 40 to 45 मिनट्स पे आ जाएगा. 1 घंटा में नहीं लगेगा कभी भी. 40 to 45 मिनट्स में हम केस स्टडी रीड कर लिया करेंगे. बाकी हमारे पास खुला टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें हमने 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है. बाकी वो जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं उस रिलेटेड आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, वो तो आपके आंसर की टोन के हैं, आपकी आंसर की क्लैरिटी के हैं, जो हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे. इनफैक्ट एक रिक्वायरमेंट आपको मिली 8 नंबर की,
तो उसमें आपने क्या करना है, 8 नंबर का अटैम्प्ट करना है, साथ उसके 2 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स ऐड करके 10 नंबर बन गए। अब वो 2 प्रोफेशनल मार्क्स किसके हैं, आपके आंसर की क्लैरिटी के। तो उस 2 नंबर के लिए आपने एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं ना लिखना, आपने तो 8 नंबर के अटैम्प्ट करना है। इसलिए हमारे पास टाइम ही इनफ है, मीन टाइम का प्रेशर इस पेपर के अंदर अब हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? सो ये 4 आवर की केस स्टडी होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस एरिया से, P1 के एरिया से। पहले हम गवर्नेंस कवर करेंगे, फिर हम एथिक्स का एरिया कवर करेंगे, फिर रिस्क का एरिया कवर करेंगे, फिर हम चले जाएंगे बिजनेस एनालिसिस कवर करेंगे, लीडरशिप कवर करेंगे, और इन हर एरिया के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। कहाँ से, हमारी BPP किट के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एरिया वाइज हम साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक BPP किट चाहिए। बाकी BPP किट के अलावा अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कहाँ से, P1 P3 के पास पेपर से। इनफैक्ट BPP किट के अंदर भी जो क्वेश्चन दिए गए SBL की BPP किट में, वहाँ से भी क्वेश्चन P1 P3 के पास पेपर वाले ही अडॉप्ट किए गए। तो इससे हम क्या करेंगे, हर एरिया वाइज, हर टॉपिक वाइज अपनी एक एक अप्रोच डेवलप करते चले जाएंगे कि ये टॉपिक कैसे टेस्ट हो सकता है, ये टॉपिक कैसे टेस्ट हो सकता है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन हम पहले 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, फिर 50 नंबर की कोई केस स्टडी, फिर एंड पे हम क्या करेंगे, जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कोई 7 से 8 हम 100 मार्क्स की केस स्टडीज़ कवर करेंगे, जिसमें कुछ पास पेपर भी होंगे SBL के, और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी SBL जब स्टार्ट हुआ था तो ACCA ने दिए थे, वो भी कवर करेंगे। और यूँ मिला के हम क्या करेंगे, इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, गवर्नेंस से। कब तक हम कवर करेंगे, अबाउट 50 क्लासेस में हम कवर करेंगे। 2 आवर्स की हमारी डेली बेसिस पे क्लास हुआ करेगी, और 50 क्लासेस में हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस को कवर करने के लिए स्टडी मटेरियल आपको क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको ये SBL के नोट्स मेरे अपने बने हुए हैं, ये आपको चाहिए, जिसमें सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। और ये कोई इतने बड़े भी नोट्स नहीं हैं, टोटल अगर मिला के देखा जाए तो इसमें 115 पेजेस हैं, जस्ट 115 पेजेस। SBL की बुक बहुत बड़ी है, लेकिन काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में बोल के कवर कर लिया करेंगे। सो 114 पेजेस ही हमने कवर करने हैं। डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कवर करेंगे। जब सारा सम अप हो जाएगा तो एंड पे फिर हम क्या करेंगे, 7-8 केस स्टडीज़ कवर करेंगे, और उसके बाद पेपर पास करने के हम अच्छे खासे काबिल बन जाएंगे। ठीक हो गया? सो अबाउट 50 क्लासेस हमारा टारगेट है, इसके अंदर अंदर ही हम क्या करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। और चूँकि 50 क्लासेस में हमने वाइंड अप करना है, तो आज से ही हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गवर्नेंस से। कि गवर्नेंस क्या है, तो गवर्नेंस का मतलब क्या है, कारपोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस में कारपोरेट गवर्नेंस। क्या होता है कारपोरेट गवर्नेंस? ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का तरीका, कोई लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वो कहता है जी गवर्नेंस का, कारपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, आ सिस्टम, मीन एक सिस्टम है बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। कारपोरेट गवर्नेंस क्या है, एक सिस्टम है बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। सिस्टम मीन कुछ कोड्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी को डायरेक्शन मिलती है कि कैसे आप बेस्ट वे में कंपनी को चला सकते हो, या जिसके थ्रू कंपनी को कंट्रोल भी किया जाता है। सो कारपोरेट गवर्नेंस क्या हुआ, आ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। कहते हैं कि हर वो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके लिए कंपलसरी है कि उसे क्या करना चाहिए, कारपोरेट गवर्नेंस कोड्स को फॉलो करना चाहिए।
हर लिस्टेड कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को फॉलो करना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स पे डिफाइन भी कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करेगी। और हर कंट्री की अपनी अपनी डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है। दिस मीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड भी हर कंट्री के डिफरेंट होंगे कि भाई ये कोड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू आपको डायरेक्शन भी मिलेगी और इसी के थ्रू ही हम कंट्रोल भी करेंगे। क्यों? कंपनीज अगर एक स्पेसिफिक वे से ना चले तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो फ्रॉड होने से क्या होगा? फ्रॉड होने से आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको गलत इमेज जाएगा। तो इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्यों बनाए गए हैं? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, के शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाए गए हैं। इससे शेयर होल्डर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, ये कंपनी एक अच्छे सिस्टम के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कंट्रोल हो रही है। दिस मीन मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अच्छे नहीं है, ये कंपनी फॉलो नहीं कर रही, तो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है, तो कभी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए बनाए गए हैं क्यों? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स बनाए गए हैं टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर भी। ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स भी। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं कि आप कंपनी को कैसे बेस्ट वे में रन कर सकते हो, और बेस्ट वे में रन करना क्या है? सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना। और एक कंपनी कैसे सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देख सकती है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बताएंगे। भाई ऐसे ऐसे अगर आप डिसीजन लोगे तो इसमें सब स्टेक होल्डर का बेस्ट है। और जब कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को फॉलो कर रही है, दिस मीन सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देख रही है, तो इससे बाकी जो स्टेक होल्डर हैं कंपनी के, उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस, कंपनी एक अच्छे सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रही है। मीन हमारा इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है? इंश्योर हो रहा है। दिस मीन हम इस कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हैं। और जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड नहीं है तो अदर स्टेक होल्डर को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि कंपनी हमारा इंटरेस्ट भी इंश्योर कर रही है। इसलिए बाकी स्टेक होल्डर भी शायद ऐसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दो पर्पज़ हैं, सिर्फ शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करना नहीं, दूसरा पर्पज़ क्या है? अदर स्टेक होल्डर जो हैं उनका इंटरेस्ट भी इंश्योर करना। कैसे इंश्योर होगा? पढ़ेंगे। कैसे बेस्ट वे में कंपनी चल सकती है? पढ़ेंगे। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमने बात कर लीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? आ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। क्यों है वो भी हमने पढ़ लिया। और हमने देखा जी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स कौन डिफाइन करता है? स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करती है। तो हर कंट्री की अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज है। क्या ख्याल है? और हमें क्या करना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स ये पढ़ने हैं कि वो कोड हैं क्या जो कंपनी को फॉलो करना है। यूके में पढ़ी। अब हम चूँकि यूके की स्टडीज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यूके स्टॉक एक्सचेंज के कोड्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ने हैं हमें कोड्स? हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। क्यों एग्जामिनर हमें एक सिनेरियो देते हैं, भाई ये कंपनी ऐसे 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 चल रही है, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स वीकनेसेस हाईलाइट करें, इश्यूज आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स का नॉलेज होना चाहिए कि वो कोड्स हैं क्या जो कंपनी को फॉलो करने हैं। तो कोड्स क्या हैं वो जानने से पहले हम अगर कंपनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें कि कंपनी के अंदर कौन कौन होता है। तो कंपनी के अंदर होता है जी एक मिस्टर चेयरमैन, उसके नीचे होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम भी दिया जाता है। और उसके नीचे होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ऐसी बात है। चेयरमैन है, सीईओ है, और उसके नीचे है बोर्ड, मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? डे टू डे ऑपरेशन में होते हैं एडीज और एनएडीज। डायरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर
कि वो बेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय, कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय और डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? पार्ट टाइमर होते हैं, फुल टाइमर नहीं होते, और सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? फुल टाइम एम्प्लॉय हैं और डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो कहते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये कोई एक्सपीरियंस बाबा टाइप लोग होते हैं जो पास में इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। अब कंपनी क्या कर रही है? इनके नॉलेज को यूज कर रही है ताकि कंपनी के बेस्ट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जा सके। इन एक्सपीरियंस बाबा टाइप लोग हैं और कंपनी क्या कर रही है? इनके नॉलेज को यूज कर रही है ताकि कंपनी के बेस्ट में स्ट्रैटेजीज बनाई जा सके। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइमर हैं, डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं और इनकी सैलरी जो है उसमें फिक्स्ड पे भी होती है, फिक्स सैलरी भी होती है, साथ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे लाइक बोनस भी होता है। किन में? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पे में फिक्स सैलरी भी और साथ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोनस भी। और वो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोनस इनको मिलेगा कोई टारगेट मीट करने पे। टारगेट मीट किया तो मिलेगा और नहीं मीट किया तो नहीं मिलेगा, ऐसी बात है। और जब टारगेट मीट नहीं हो रहा था तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं शॉर्ट टर्मिज्म सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजीज में। ये करंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमें बोनस ज़्यादा मिले, नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी। कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ज़्यादा सूटेबल होती है लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनकी पे क्या होती है? जस्ट फिक्स्ड फी। इनकी पे में कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड एलिमेंट नहीं होता, फिक्स्ड फी पे ये काम करते हैं। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चूंकि फिक्स्ड फी पे काम करते हैं, कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड एलिमेंट नहीं होता, तो ये कभी भी शॉर्ट टर्मिज्म स्ट्रैटेजीज को प्रेफर नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज को चैलेंज करते हैं कि भाई कंपनी के लिए ये बेस्ट नहीं, ये होना चाहिए। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और चूंकि बोनस एलिमेंट होता है सैलरी में तो इसलिए ये शॉर्ट टर्मिज्म सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइमर है, नहीं पार्ट टाइमर हैं, सिर्फ फिक्स फी पे काम करते हैं और क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी मेकिंग में ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करते हैं, ये साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शॉर्ट टर्मिज्म सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजीज को चैलेंज भी करते हैं। क्लियर होती है बात? डिस्टिंक्शन हमने कर ली। अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में पहला कोड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है कि ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर अपनी फी के अलावा इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोनस की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इनका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ईडीज को भी इंडिपेंडेंट कर दें? ईडीज नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? ये कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर शेयर होल्डर होंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। शेयर होल्डर होंगे तो ये शेयर होल्डर का बेस्ट देखेंगे, कंपनी का बेस्ट नहीं देखेंगे। क्या शेयर होल्डर कंपनी का बेस्ट सेम नहीं है? ना, स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या चाहेगा? कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है सारा मेरी पॉकेट में आना चाहिए, शेयर प्राइस एप्रिसिएशन चाहिए, जबकि कंपनी को क्या चाहिए? कुछ रिजर्व भी रखने हैं। तो इसलिए कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये कंपनी का बेस्ट नहीं देखेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि कंपनी का बेस्ट देखें। ये परफॉर्मेंस रेटेड पे इनकी नहीं होनी चाहिए, क्यों? अगर परफॉर्मेंस रेटेड पे होगी तो ये भी क्या करेंगे? शॉर्ट टर्मिज्म सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूटिव के साथ मिल जाएंगे, उनको चैलेंज नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इंडिपेंडेंट होने चाहिए मीन कंपनी के अंदर अपनी फी के अलावा इनका कोई और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ताकि सिर्फ कंपनी का बेस्ट देखें। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए,
इनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे नहीं होनी चाहिए, इनके क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी नहीं होने चाहिए, क्लोज रिलेशंस विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर होंगे ये क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, शॉर्ट टर्मिज्म स्ट्रैटेजीज में चैलेंज नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कहते लास्ट 5 ईयर्स में ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर पिछले 5 सालों में ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ या उनके अंडर काम करते थे, तो आप भी क्या करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज को चैलेंज नहीं करेंगे। क्यों? रिलेशंस की वजह से। लास्ट 3 ईयर्स में इनके कंपनी के साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशन नहीं होने चाहिए। मीन ये 1, 2, 3 साल पहले अगर कंपनी के सपोज सप्लायर थे, कस्टमर थे, अब आके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं, तो फिर भी इनके इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए लास्ट ईयर्स में इनके कंपनी के साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशन भी नहीं होनी चाहिए। सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इनकी नहीं होनी चाहिए, क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, लास्ट 3 ईयर से कंपनी के साथ ट्रेडिंग रिलेशन नहीं होने चाहिए। और फिर वो कहता है कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं रहता अगर वो लास्ट 9 ईयर से कंपनी में एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है। जैसे वो ऑडिटर होता है ना, जो 5 साल से कंटिन्यूस ऑडिट कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, रोटेट कर देना चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी 9 ईयर से अगर कंटिन्यूस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इसको चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता। क्यों? रिलेशन बिल्टअप हो जाते हैं। कहते एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई क्रॉस डायरेक्टरशिप भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? क्रॉस डायरेक्टरशिप। अब ये क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या है? सपोज एक कंपनी है ABC और एक कंपनी है XYZ कंपनी। एक ABC कंपनी है, एक XYZ कंपनी है। एक है मिस्टर X और एक है मिस्टर Y। मिस्टर X सपोज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ABC कंपनी में। क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फुल टाइम एम्प्लॉय, साथ ही सैटरडे संडे को पार्ट टाइमर जो है वो एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाता है। कहाँ पे? XYZ कंपनी में। मिस्टर वाई सपोज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है XYZ कंपनी में और साथ ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कहाँ पे? ABC में। तो हुआ क्या? मिस्टर X जो है वो चैलेंज, मिस्टर X जो है वो चैलेंज होता है ABC कंपनी में मिस्टर Y से, और मिस्टर X चैलेंज करता है मिस्टर Y को कहाँ पे? XYZ कंपनी में। तो ये क्या है? क्रॉस डायरेक्टरशिप। भाई मैं तुझे उधर फेवर करूंगा, तो मुझे इधर फेवर कर। मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड दिस कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ कोई कोलीग रिलेशन नहीं होने चाहिए। ये क्या है? क्रॉस डायरेक्टरशिप, अदरवाइज इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगा। या क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द सेम टाइम एक से ज्यादा कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है। हो सकता है। तो अगर ये 2 कंपैटर कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। उसका भी बेस्ट देखना, उसका भी बेस्ट देखना, बेस्ट किसका देख रहा है? तो ये भी क्या है? क्रॉस डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए, कंपैटर में भी नहीं होना चाहिए। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला कोड हमने पढ़ा क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे नहीं होनी चाहिए, इनके क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, लास्ट 3 ईयर से इनके कंपनी के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं होने चाहिए, लास्ट 9 ईयर से ये कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, और कोई क्रॉस डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि कंपनी के अंदर एट लीस्ट हाफ डायरेक्टर जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। एट लीस्ट हाफ क्या होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मीन बोर्ड एट लीस्ट जो है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए।
मीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एट लीस्ट इक्वल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ज्यादा है तो अच्छी ही बात है, उनसे कम नहीं होने चाहिए। क्यों? वोटिंग, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के हाथ वोटिंग होती है। तो अगर उनकी वोटिंग ज़्यादा होगी तो फिर उनकी बातें मानना पड़ेंगी। शॉर्ट टर्मिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजीज चैलेंज नहीं होंगी। ये एटलीस्ट उनके इक्वल या उनसे ज़्यादा होंगे तो उनको चैलेंज कर सकेंगे। इन अगर एक कंपनी में सपोज 10 डायरेक्टर हैं तो कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए? 5। अगर 9 है तो फिर कितने होने चाहिए? फिर भी 5 मेजोरिटी होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। 2 कोड हो गए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सॉरी एटलीस्ट हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक हो गया। तीसरा कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं इनको एवरी 3 इयर्स क्या होना चाहिए? रीअपॉइंट होना चाहिए। रीअपॉइंट या फिर री इलेक्ट होना चाहिए। कितने सालों बाद? एवरी 3 इयर्स। कौन कह रहा है? यूके कंबाइंड कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह रहा है। हम कौन से कोड्स पढ़ रहे हैं? यूके स्टॉक एक्सचेंज के, जिनका नाम क्या है? यूके कंबाइंड कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बाकी डिफरेंट कंट्री के कोड्स डिफरेंट भी कहते हैं, लेकिन यूके कोड्स के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एवरी 3 इयर्स क्या होना चाहिए? रीअपॉइंट होना चाहिए, री इलेक्ट होना चाहिए। मीनिंग कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैक्सिमम 3 साल के लिए कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होगा। आफ्टर 3 इयर्स इसे क्या होना चाहिए? रीअपॉइंट, दोबारा से वोटिंग। क्यों? हर कोड के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। क्यों? रिलेशंस उसके बन जाएंगे ईडीज के साथ या एनईडीज के साथ, ताकि अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आफ्टर 3 ईयर उसे बगैर किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के, लॉस ऑफ ऑफिस के किक आउट किया जा सके। भाई तेरी परफॉर्मेंस ही नहीं है, वोटिंग नहीं हुई, ताकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो भी अचीव की जा सके। उसे एक थ्रेट होगा कि भाई मेरी आफ्टर 3 ईयर रीअपॉइंटमेंट है, जो किसकी बेस पर होगी? अल्टीमेटली परफॉर्मेंस की बेस पर। तो क्या करेगा? परफॉर्मेंस देने की कोशिश भी करेगा। इसलिए एवरी 3 इयर्स क्या होना चाहिए? रीअपॉइंट, री इलेक्ट होना चाहिए। चौथा कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं कि ये जो मिस्टर चेयरमैन और मिस्टर सीईओ है, ये 2 सेपरेट पर्सन होने चाहिए। चेयरमैन और सीईओ 2 सेपरेट पर्सन होने चाहिए। क्योंकि अगर एक ही पर्सन कंपनी का चेयरमैन भी है और सीईओ भी है तो उसके पास क्या हो जाएगी? डोमिनेंस आ जाएगी, या उसके पास अनफैक्टर्ड पावर्स ऑफ डिसीजंस आ जाएंगी। कौन सी पावर्स ऑफ डिसीजंस? अनफैक्टर्ड पावर ऑफ डिसीजंस। अनफैक्टर्ड बोलते हैं अनचैलेंजेबल पावर ऑफ डिसीजंस उसके पास आ जाएंगी। मीन उसके डिसीजंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, तो कंपनी को अपने बेस्ट में चलाना शुरू कर देगा। इसलिए क्या होना चाहिए? डोमिनेंस किसी इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए। अनफैक्टर्ड पावर्स ऑफ डिसीजंस को अवॉइड करने के लिए चेयरमैन और सीईओ 2 सेपरेट पर्सन होने चाहिए। दोनों के रोल भी डिफरेंट है, इसलिए भी दोनों सेपरेट पर्सन होने चाहिए। कहते हैं ये जो चेयरमैन है इसका रोल है टू रन द बोर्ड। क्या रोल है? टू रन द बोर्ड। टू रन द बोर्ड मीन इसने देखना है कि जो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव है मिल बैठ के डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को प्रॉपर्ली चैलेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनके आपस में कोई क्लैशेस तो नहीं आ रहे, बोर्ड मीटिंग रेगुलर बेसिस पे हो रही है नहीं हो रही। कौन देखेगा? चेयरमैन टू रन द बोर्ड। ये जो सीईओ है इसका रोल है टू रन द कंपनी। इसने क्या करना है? कंपनी को रन करना है। कंपनी को रन करना है मीन कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है प्रॉपर है या नहीं है, और इसने लीड करना होता है कि इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, मीन ये इनका लीडर होता है। जबकि चेयरमैन के लिए वो कहता है जी जरूरी है कि क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में उनका लीडर होगा, इंडिपेंडेंट। सो पहला कोड क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन बोर्ड बैलेंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एवरी 3 इयर्स री इलेक्ट होना चाहिए, और चेयरमैन और सीईओ 2 सेपरेट पर्सन होने चाहिए। क्या ख्याल है? 5वां कोड क्या कहता है? यहां पे लिख लो। कहता जी बोर्ड शुड मीट रेगुलरली।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, कि बोर्ड मेंबर्स की रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होनी चाहिए। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है, ये नहीं कि साल में एक मीटिंग हो रही है, नहीं, रेगुलर बेसिस पे मीन एट लीस्ट एवरी क्वार्टर एक मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। वो मीटिंग जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं। फॉर्मल का मतलब क्या है, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, मीन मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स, मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुई है उसके रिकॉर्ड्स, ताकि कोई एब्सेंट मेंबर है तो उसको रिकॉर्ड्स मिनट्स के थ्रू बताया जा सके भाई क्या डिसीजन ले गए। सो बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, मीटिंग्स फॉर्मल होनी चाहिए और मीटिंग एजेंडा वाइज होनी चाहिए। एजेंडा मीन पर्पस ऑफ द मीटिंग पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए, ताकि सारे मेंबर्स को पता हो इस मकसद के लिए मीटिंग कॉल की गई है, रादर दैन के लोग आए खाना शाना खाएं और घर चले जाएं, पता ही नहीं क्या करना है। या लोग आए खाना शाना खाया और आपने कहा आज जी हमने इस पर्पज़ के लिए मीटिंग कॉल की थी, अच्छा पहले बताना था, चलो अब नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड करेंगे। इस तरह फिर बातें प्रोलॉन्ग होती चली जाएंगी। इसलिए एजेंडा पहले से डिफाइन होना चाहिए, इस पर्पज़ के लिए मीटिंग कॉल की जा रही है, ताकि सब अपना माइंड प्रिपेयर करके आएँ कि हाँ हमने ये इशू रिजॉल्व करना है और एक ही मीटिंग में इशू रिजॉल्व हो सके। सो बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, मीटिंग फॉर्मल और एजेंडा वाइज होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हम पढ़ रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एटलीस्ट हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव की एवरी 3 ईयर रीअपॉइंटमेंट होनी चाहिए, चेयरमैन CEO 2 सेपरेट पर्सन होने चाहिए और बोर्ड मीटिंग रेगुलर बेसिस पे फॉर्मल और एजेंडा वाइज होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है डायरेक्टर्स शुड implement internal control system in the company। कौन कह रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी में होना चाहिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स कह रहे हैं। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? पॉलिसीज प्रोसीजर्स, कंपनी को मैनेज करना है, रन करना है तो कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स भी डिफाइन करने हैं ना। सेल कैसे रिकॉर्ड करनी है, परचेज कैसे रिकॉर्ड करनी है, एम्प्लॉय की वेजेस कैसे कंट्रोल करनी है, एसेट की चोरी कैसे बचानी है, इन्वेंट्री का मिसयूज़ कैसे बचाना है, तो वो पॉलिसीज प्रोसीजर डायरेक्टर को कंपनी में इंप्लीमेंट करनी है। कौन कहता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। ना सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए। मीन सिस्टम बना देना इनफ नहीं है, उसे रिव्यू भी करना है, देखना है कि वो इफेक्टिवली साउंड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। किसको करना है ये काम? कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स को। और अगर डायरेक्टर खुद से नहीं कर पा रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? फिर इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, जो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायरेक्टर्स को रिव्यू करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। अभी सिर्फ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना। कौन है? कंपनी का एम्प्लॉई है। किसने अपॉइंट किया है? कंपनी की मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं कि डायरेक्टर्स को कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू भी करना है। और रिव्यू करने के लिए क्या होना चाहिए? इंटरनल ऑडिटर। कंपल्सरी नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं board should communicate to shareholder on regular basis। कि डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर जिनकी ये कंपनी को चला रहे हैं उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करना चाहिए। कंपनी में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, किन चीज़ों को आप कैसे चला रहे हो, ये सारा कम्युनिकेट करना चाहिए। और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर मस्ट कम्युनिकेट करना चाहिए। कहाँ पे? AGM पे, जहाँ पे आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स इन्हें प्रेजेंट करनी है। भैया देखिए आपकी कंपनी को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर मस्ट होना चाहिए। सर
स्टॉक मार्केट को फॉलो तो करना है सारा कॉर्पोरेट हो, लेकिन स्टॉक मार्केट आके कैसे चेक करेगी कि वेदर हमारी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं? उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ये एनुअल रिपोर्ट्स आपने प्रोड्यूस करनी है, एनुअल रिपोर्ट्स का फिर ऑडिट भी होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, मीन कंपनी को कैसे चलाया वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ गए, उसके ऊपर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है, मीन चेकिंग होगी, वो ऑडिटर ने जो चेकिंग की किसके भी यहाँ पर चेक किया। सर एक बात ये कि ऑडिटर एनुअल रिपोर्ट को चेक करके कहता है कि एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करता है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एविडेंस लेता है कि हर फिगर ठीक है या नहीं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी चीज़ें हैं, उसे रीड करता है कि ये भी ठीक हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली हैं या नहीं। लिमिटेड एश्योरेंस हुई ना फिर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, वो चेकिंग जो ऑडिटर कर रहा है किसके ब्याह पर कर रहा है, शेयर होल्डर या स्टॉक एक्सचेंज के ब्याह पर, इसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक होगी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एवरी 3 ईयर्स रीअपॉइंट होना चाहिए, चेयरमैन CEO सेपरेट पर्सन होने चाहिए। हर कोड के पीछे कुछ न कुछ रीज़न है, ये इंडिपेंडेंट क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ताकि बेस्ट फॉर कंपनी में डिसीजन ले सकें। ये हाफ क्यों होना चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्मिज्म सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली चैलेंज किया जा सके। इनकी 3 ईयर्स बाद री इलेक्शन क्यों होनी चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग को विदाउट परफॉर्मेंस अगर निकालना है तो बगैर किसी पेमेंट के निकाला जा सके और परफॉर्मेंस अचीव की जा सके। ये 2 सेपरेट पर्सन क्यों होने चाहिए, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की डोमिनेंस को अवॉइड किया जा सके, अनफैक्टेड पावर ऑफ डिसीजंस को अवॉइड किया जा सके। मीटिंग रेगुलर बेसिस पे क्यों होनी चाहिए, रेगुलर नहीं हो, मुझे इश्यूज रेगुलर टाइम पे रिजॉल्व नहीं हो, पता ही नहीं होगा चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है। और आजकल जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री मार्केट में आए दिन नई नई चेंजेस आ रही हैं, तो नई चेंजेस को अडॉप्ट करने वाला बिजनेस ही सर्वाइव करेगा। तो अडॉप्ट करने के लिए आपको मीटिंग में डिसीजन लेने हैं, तो इसलिए मीटिंग रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। क्यों, ताकि एब्सेंट मेंबर्स को पता चले क्या डिसीजन लिए गए, ताकि रिकॉर्डिंग भी हो, एजेंडा वाइज होना चाहिए। क्यों, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके, एक ही मीटिंग में इशू रिजॉल्व हो सके। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, क्यों क्यों इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंप्लीमेंट करना है, फ्रॉड एंड एरर्स को अवॉइड करने के लिए, फ्रॉड्स एंड एरर्स को अवॉइड करने के लिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू क्यों करना है, ताकि जो आपने देखा जा सके कि वाकई ही इफेक्टिव है या नहीं सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। शेयर होल्डर को कम्युनिकेट क्यों करना है, शो कराने के लिए यूज की, ताकि उनको सेटिस्फाई किया जा सके, उनको रिटेन किया जा सके। वो सेटिस्फाई रिटेन होंगे तो और भी आएंगे, अगर यही सेटिस्फाई रिटेन नहीं है तो और फिर किसने आना है, फिर कंपनी तो कैश फ्लो में चली जाएगी। ना सिर्फ शेयर होल्डर के साथ, वो कहता है जी आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर के अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी रिजॉल्व करने हैं, उनकी भी कंसर्न जो है आपने पूरी करनी है। मीन इनको आपने हैप्पी सेटिस्फाई रखना है, कि इनको शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर को। क्यों, ये अगर हैप्पी हैं तो कंपनी हैप्पी है, अगर ये स्टेक होल्डर आपसे हैप्पी नहीं है तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। क्यों, कंपनी चल रही है स्टेक होल्डर की सपोर्ट से, तो आपने हर स्टेक होल्डर को हैप्पी रखना है। शेयर होल्डर को हैप्पी नहीं रखा, इन्वेस्टमेंट निकालेगा, कंपनी गई। कस्टमर को हैप्पी नहीं रखा, सेल नहीं होगी, कंपनी गई। एम्प्लॉय को हैप्पी नहीं रखा, काम नहीं करेगा सही तरह, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगी। सप्लायर को आपने खुश नहीं किया, गुड्स खराब आएगा ही नहीं कुछ, तो आगे कस्टमर को क्या दोगे। गवर्नमेंट को आपने हैप्पी नहीं रखा, कर देगी, बैन कर दे। करोगे, लोकल कम्युनिटी जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो उनको आपने हैप्पी नहीं रखा, फिर तो जहाज होगा। स्ट्राइक, बिजनेस तबाह, रेपुटेशन, वहीं से आपका कस्टमर है, वहीं से आपका एम्प्लॉय है। तो इसलिए सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखने के लिए उनकी कंसर्न जो है वो भी साथ साथ रिजॉल्व करनी है। सो क्या किया, आज हमने थोड़ा सा SBL पेपर है क्या, उसका थोड़ा सा नॉलेज लिया। 4 घंटे का पेपर, 20 प्रोफेशनल मार्क्स, सिलेबस क्या क्या एरियाज़ हैं,
उसमें से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा सा एरिया हमने स्टार्ट किया और अभी तक हमने कोई 4 और 4 8 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोर्स आज डिस्कस किए हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। सो कवर करने के लिए हमें स्टडी मटेरियल क्या चाहिए? एक तो ये नोट्स मेरे चाहिए, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक हो गया। ये आपको चाहिए, साथ आपको लेटेस्ट एसबीएल की बीपीपी किट चाहिए, बीपीपी किट जिसके अंदर से काफ़ी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ हर एरिया के, और उसी के अंदर काफ़ी केस स्टडीज़ भी हैं जो हमने एंड ऑफ सिलेबस जाके कवर करनी है। और कोई तीसरी चीज़ आपको नहीं चाहिए। अब पेपर पास करने के लिए आप लोगों को करना क्या है? रेगुलर क्लास में आना है, इस तरह से हम बोर्ड के ऊपर ही सारा नॉलेज लिख के कवर किया करेंगे। इनफैक्ट नोट शायद पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्यों सब कुछ यहाँ पे बोर्ड पे इस तरह से मैं लिख लिया करूँगा और हम साथ साथ कॉन्सेप्ट लिया करेंगे। उसी नॉलेज को हम उसी दिन एक क्वेश्चन पे अप्लाई भी कर दिया करेंगे। बताया करूँगा ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपने कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है, फुली हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे हर चीज़। आपने क्या करना है, घर जाके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके मुझे ला के नेक्स्ट डे दिखाना है। सिर्फ 50 दिन ये काम करना ही पेपर पास हो जाएगा। अगर आप ये कहो कि आप डेली बेसिस पे लेक्चर सुनते रहोगे, क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ साथ साथ सुन के आपने कवर कर लिया और बस इनफ हो गया, नहीं, इससे पेपर आपका पास नहीं होगा। लिखना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, हाथ में जो जंग लगा है वो आपको उतारना पड़ेगा। क्यों? आपने पेपर जाके लिखना है, बोलना नहीं है। वो जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो आपकी आंसर की क्लैरिटी, आपकी टोन के, आपकी राइटिंग स्किल्स के हैं। तो वो डेवलप कैसे होंगी? जब आप लिखोगे। जब लिखोगे ही नहीं तो 20 नंबर तो गए आपके। मैं इधर बता दूंगा लेटर का क्या फॉर्मेट है, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है। अगर वो हाथ से आपने बनाया ही नहीं कभी होगा, जाके पेपर में सर मारोगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा लेटर का फॉर्मेट क्या था, नहीं बना पाओगे। वो फॉर्मेट के लिए टेक्निकल आर्टिकल था, कौन सा? सब कुछ कवर करेंगे हम ड्यूरिंग सेशन, सब कुछ कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सारा कुछ आज नहीं, स्टेप बाय स्टेप 50 दिन में कवर करेंगे। ठीक हो गया। कब क्या चीज़ करवानी है ये मुझे पता है, बेस्ट वे में वो कैसे करवानी है, किस टॉपिक को कैसे मैंने प्रैक्टिस करवानी है ये मुझे पता है, कौन कौन सी केस स्टडीज़ करवानी है ये मुझे पता है। बस आप लोगों ने मेरे साथ चलना है और क्वेश्चन जो जो मैं करवाता जाऊँ प्लीज़ इनको हाथ से अटैम्प्ट करते जाना है। 50 दिन ये काम करना है, पेपर पास हो जाएगा। पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर मुश्किल नहीं है। सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर साथ साथ हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो फिर ज़्यादा नहीं रहेगा, क्यों? चीज़ें सारी कवर होंगी, पता होगा अच्छा ये नॉलेज था तो इस तरह से अप्लाई हो सकता है। पास करना मेरे ख्याल से इस वक्त एसीसी का अगर कोई भी पेपर देखा जाए तो सबसे ईजीएस्ट टू पास पेपर एसबीएल है, सबसे ईजीएस्ट टू पास एसबीएल है। इसका रिजल्ट भी आप उठा के देखो तो 50% के करीब है, आधे बच्चे पास कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट है ये। पास करना इजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा महंगा पेपर है, कोचिंग फ़ीस ज़्यादा है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ज़्यादा है, तो महंगा ज़रूर है, लेकिन पास करना इजी है। सो फुली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एरिया को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ नई चीज़ों के साथ।